नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। देखिए, जुलाई और अगस्त के महीने में पूरी दुनिया के अंदर एक सुगबुगाहट, एक एक्टिविटी थी कि जंग के दौर से अब शायद दुनिया निकलने वाली है। ईरान इजराइल लड़ाई बंद हो चुकी थी और उसके बाद से कोशिश ये हो रही थी कि पूरे वेस्टर्न एशिया में शांति कायम की जा सके। दूसरी तरफ ट्रंप का जो रुख था, डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये था कि वो किसी भी कीमत पर रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को बंद करवा कर ही रहेंगे। तो दोनों मोर्चों पर कोशिश बहुत ज़्यादा थी, तैयारियां बहुत ज़्यादा थी और कोशिश यही की जा रही थी कि लड़ाई का जो ये चक्रव्यूह है जिसमें दुनिया पिछले कई सालों से फंसी हुई है, उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी उलटा हो गया है। उल्टा क्या हुआ है? लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। यूक्रेन ने जो अग्रेसिव मोड लिया है, वो इस लड़ाई को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। आज यमन पर ताज़ा हमले किए गए हैं और हमलों ने ये साबित कर दिया है कि ईरान का जो प्लान है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। और प्लान क्या है कि दोबारा से ईरान पर हमला करेगा। अब ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई है उसकी संभावना मुर्तज़ा इस हमले के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि नई खेप जो है अमेरिका से इजराइल के लिए 7,000 बंकर बस्टर बम वो जो है पूरी हो चुकी है। और इस वक्त इजराइल जो है वो ऐसी फायर पावर से लैस है जिसमें ना सिर्फ वो यमन, गाज़ा, बेरूत बल्कि ईरान पे भी एक साथ हमला कर सकता है और लड़ सकता है लंबे वक्त के लिए। अब ईरान के साथ ये है कि ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी आई है। जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। और चाहे गाज़ा हो या फिर और फ्रंट, उन्होंने यमन का नाम लिया है कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो लगातार इजराइल को चैलेंज दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि यमन पे हमले के बाद जिस तरह खामनेई ने कहा है कि वो एक तरह से अपना पूरी बैकिंग की है, बताया है कि ईरान यमन के साथ है, उससे लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, इजराइल के आसपास जितने भी फ्रंट एक्टिव थे उन सब में जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा है वो यमन का ही फ्रंट है। इजराइल क्योंकि बहुत बार कोशिश कर चुका है, इजराइल ने भी अटैक किए, फिर जॉइंट अटैक अमेरिका और इजराइल ने भी किए, उसके बावजूद भी यमन का जो फ्रंट है वो लगातार एक्टिव है। अभी यमन से भी मिसाइल्स जो हैं वो हमले लगातार हो रहे हैं। और होता क्या है कि एक भी मिसाइल जब यमन से चलता है तो पूरे इजराइल में सायरन बजते हैं, पूरे इजराइल का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों में भगदड़ मच जाती है, लोगों को कवर के लिए भागना पड़ता है। और ऐसे में ज़्यादातर लोग जो हैं उनका जो डेली रूटीन है वो अपसेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई जो है वो रोज़ाना रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक दो बार तो पैदा हो ही रही है। यमन को कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 12 दिन के युद्ध के दौरान जो मिसाइल दागे थी, करीब 600 मिसाइल थी और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो करीब 10% था। मतलब 50 से 55 या 60 मिसाइल जो हैं वो इजराइल से जाकर टकराई थी। और तब हमने देखा था कि तल अवीव, हाइफा या जो अश्केलॉन जो हैं उन जैसे शहरों पे कितने बड़े हमले हुए थे। और एक तरह से इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस है, एयर डिफेंस है, वो नाकाम साबित हुआ था। अब ये सिर्फ 10% मिसाइल टकराई थी। अब यह है कि यमन जो है वो इतनी ज़्यादा मिसाइल तो लॉन्च नहीं करता है, लेकिन जब भी वो लॉन्च करता है एक या सैलो फायर होती है, 2 फायर होती हैं। और तब उनको रोकना, ये समझ लीजिए कि वो इजराइल के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती है। इजराइल जानता है कि जब यमन की तरफ से मिसाइल आएंगी, 1-2 आएंगी, उसे आराम से रोक लेगा। लेकिन एक प्रोटोकॉल है इजराइल में कि जब भी इस तरह के लॉन्ग रेंज के अटैक होते हैं, करीब 2000 किलोमीटर है यमन जो है इजराइल से, तो वो सायरन वहाँ पे काफ़ी बजते हैं। चाहे वो जो भी तल अवीव के शहर हो या फिर और भी जो इनके बड़े शहर हों, क्योंकि वही टारगेट होते हैं। तो जब वो सायरन बजते हैं तो एक बड़ी आबादी जो है उनको बंकर में जाना होता है, जो सेफ हाउस है वहाँ जाना होता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ज़हनी तौर पे जो इजराइल को बहुत बड़ी चोट दे रही है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल को एक बहुत बड़ी ज़हनी चोट लग रही है, जिसका एक बड़ा जो हमने कहेंगे एक बड़ी पिक्चर जो है हमने जून में देखी थी जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था।
और देखिए हो क्या रहा है कि आप भले डायरेक्टली आपको बिल्डिंग्स गिरती हुई ना दिखाई दे रही हो, इजराइल में अब कोई धमाका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि साइकोलॉजिकल चोट जो है वो बहुत गहरी हो रही है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल के अंदर इजराइल में जो मेंटल इलाज करवाने वाले लोग हैं, जो मदद मांग रहे हैं साइकोलॉजिस्ट से, उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपसेट हैं और वो मदद तलाश रहे हैं, डॉक्टर्स के पास गए हैं और वो रेट बहुत तेज़ी से शूट किया है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अब आप सोचिए, आप सो रहे हैं या अपने किसी काम में मशगूल हैं और एकदम से अलार्म बजा या सायरन बजा और आपको वो सब छोड़ के भागना पड़ा। आपको भागना पड़ेगा, अपना सारा जो आप काम कर रहे हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो छोड़ के आप भाग रहे हैं। वो पूरा प्रोसेस आधा 1 घंटे जो है वो चल रहा है, आपका सब कुछ जो है वो अपसेट हो जाता है। यहाँ पर इज़राइल के लिए जो चैलेंज है वो एक तो दूरी है कि यमन जो है वो करीब नहीं है। पहले जैसे लेबनान जाके बॉर्डर पे उन्होंने बमबारी कर दी, या गज़ा में जैसे बमबारी करना आसान है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि टारगेट्स जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। मतलब आपके पास क्लियर कट शहर नहीं है। जैसे लेबनान का बेरूत था, आपको पता था कि बेरूत में बम मार देंगे तो नुकसान हो जाएगा। टारगेट्स डिफाइंड नहीं है। देखिए सना पे बमबारी हुई है और सना में जो इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं वो 15 मिनट में 30 एयर स्ट्राइक हुई हैं। ये समझ लीजिए कि हर 30 सेकंड पे एक बम जो है वो गिर रहा था सना के ऊपर। और जिस तरह के धमाके देखे हैं, जो विजुअल्स आए हैं, वो वाकई बहुत ख़तरनाक है। और मैं कहूँगा इस तरह के धमाके हमने गज़ा में नहीं देखे हैं, हमने ईरान में नहीं देखे हैं। हमने इस तरह के धमाके हमने बेरूत में देखे थे जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया गया था, जब हसन नसरल्लाह को मारा गया था, तब इस तरह के धमाके हुए थे, तब बंकर बस्टर बम जो है लॉन्च किए गए थे। अब यहाँ पे जो हमने धमाके देखे हैं सना में, वो वाकई बहुत बड़े धमाके हैं और वो तस्वीरें जो हैं वाकई ईरान तक पहुंची होंगी। और ये एक तरीका है नेतन्याहू का बताने का कि देखिए अभी हम यमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हूती से टक्कर ले हैं, और अगर नौबत आई तो हम ईरान पे भी ऐसे ही हमले करेंगे। अब इस स्ट्राइक में जो इजराइल जो फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि लंबी बहुत दूरी का टारगेट है, 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। अब इसके लिए इजराइल को F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इजराइल के पास ऐसे 66 या 67 जहाज़ हैं और 25 और ऐसे जहाज़ जो हैं अमेरिका से आने वाले हैं, क्योंकि F-15 ईगल जो उसका सबसे सुपीरियर वर्जन है, उसको लेकर इजराइल ने अमेरिका से डील की है। अब ये जहाज़ जो है इजराइल से उड़कर यमन की तरफ जाता है और इसे रास्ते में कई बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। अब इतने लंबी रेंज में जाकर ये इस तरह की बमबारी कर रहा है, तो सोचिए कितनी थका देने वाला ऑपरेशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो टारगेट है, जैसे आपने कहा कि डिफाइंड नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आप कहाँ मारना है। आप कहाँ मार रहे हैं? आप तेल के डिपो में मार रहे हैं, आप वहाँ के पावर स्टेशन में मार रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मालूम नहीं है कि वहाँ पर मारना किसको है। तो यही वजह है कि एक बहुत ही थका देने वाला और बहुत ही झुंझलाहट पैदा करने वाला ऑपरेशन है। देखिए ये जो जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि जो विजुअल्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब जो बम इस्तेमाल किए गए हैं, बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। बंकर बस्टर बम वो होता है जो ज़मीन में काफ़ी गहराई में जाके फटता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह जाती हैं। हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ थे, वो भी इसी तरह की एक स्ट्राइक में मारे गए थे। लेकिन ये सना के लिए, यमन के लोगों के लिए और हूती जो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं मिलिशिया, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 10-12 सालों में ये एक बड़ा नॉर्म हो गया है। यमन के अंदर लड़ाई जारी थी, पहले इंटरनल स्ट्राइफ चला यमन के अंदर जब हूतियों ने कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद सऊदी अरब से एक लंबी जंग चली और अब अमेरिका और इजराइल के हमले। मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना वहाँ के लोगों के लिए और ना ही जो मिलिट्री लीडरशिप है हूती की उनके लिए नया ये हो सकता है कि जो बॉम्ब का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया है। सऊदी अरब के पास उस तरह के बॉम्ब नहीं थे। ये नहीं, सऊदी अरब भी वो बम लॉन्च कर रहा था, लेकिन ये है कि अब सऊदी अरब के साथ 25 देश थे। अब जो पूरा एक अलायंस था सऊदी का अरेबिया का, इसमें यूएई और बाकी अरब देश भी थे, उससे ये यमन जो है कई सालों तक लड़ा है। और ये समझ लीजिए कि
आसमान में तो सऊदी अरब का मुकाबला करना आसान नहीं था, लेकिन ज़मीन पे जो है वो हूथी विद्रोही जो है वहाँ यमन के, उन्होंने उनको जिसे कहते हैं नाको क्या कहते चने चबवा दिए थे। बिल्कुल वही किया था। और बहुत लंबा युद्ध जो लड़ा यमन ने, उसकी वजह से सऊदी अरब को बैकफुट पाना पड़ा। तो वही नाकू चने जो हैं वो अब इजराइल भी चबा रहा है हूतियों को काबू करने के लिए, यमन पर काबू करने के लिए। चलिए, यमन की बात हो गई, ये अभी हम दोबारा इस पर लौटेंगे। अभी बात यूक्रेन की करते हैं। यूक्रेन में जो मीटिंग्स हुई, पहले ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई, उसके बाद जेलेंस्की वाशिंगटन पहुंचे, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, बहुत सारे वेस्टर्न लीडर्स वहां पर आए थे, कीर स्टारमर और मैक्रों वगैरह, वहां पर मुलाकात हुई। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इससे लग रहा था कि बहुत जल्द अब शांति की तरफ जाएगा। इनफैक्ट ट्रंप बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब फैसला कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्ट्रैटेजिकल चेंज जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। स्ट्रैटेजिकल चेंज यूक्रेन की तरफ से दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने अपने हमलों को इंटेंसिफाई कर दिया है, और दूसरा, जो टारगेट्स थे वो अब बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से हिट किए जा रहे हैं। और टारगेट्स क्या हैं? जो बैकबोन है रूस की, उसको हिट किया जा रहा है। इकोनॉमिकल बैकबोन, उनकी तेल रिफाइनरियां जो है उन पर हमला किया जा रहा है, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी में जो बदलाव है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो जंग को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिल्कुल, जब जून में अटैक हुआ है, जब यूक्रेन ने वहाँ के रूस के 4 परमाणु अड्डों पे अटैक किया है, ड्रोन से अटैक किया था, और ये 4000 किलोमीटर दूर जाकर अटैक किया था, तब ये लगा था कि अब इस जंग में रूस बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है और रूस जो है वो यूक्रेन को मिटा के रख देगा। अब 15 अगस्त को जो मीटिंग हुई वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, ट्रंप थे, बाकी यूरोप के लीडर थे, जेलेंस्की थे, और तब ये लगा कि कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे आगे, और दोनों, इन तीनों के बीच मीटिंग होगी, त्रिपक्षीय वार्ता होगी, और सब कुछ बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। लेकिन देखिए, 15 तारीख को मीटिंग हुई है, और आज 18 तारीख को हुई थी मीटिंग, 15 तारीख को पुतिन और जी ट्रंप हाँ, की मीटिंग हुई हाँ जी, 15 तारीख के बाद 18 तो मीटिंग हुई। तो ये 10 दिन के अंदर देखिए चीजें ऐसे बदली हैं कि लग रहा है कि अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच जो चीजें हैं वो अब और बिगड़ेंगी, अब ठीक नहीं होने वाली हैं। और कुर्स्क पर दोबारा हमला करके, कुर्स्क पावर प्लांट पे हमला किया है, अब कुर्स्क पे दोबारा हमला करके जेलेंस्की ने बता दिया है कि वो फिर से रूस के पश्चिमी हिस्से पर, जो उनके जो पूर्वी यूक्रेन जो है उसके बहुत करीब जो इलाका है, वहाँ पर वो अपने हमले बढ़ाएंगे। और ये सीधा सीधा पुतिन को मैसेज है कि आप अगर हमारे ओदेसा पे, लवीव पे या बाकी पश्चिमी यूक्रेन पे जब हमला कर रहे हैं तो हम भी इसका इसी तरह जवाब देंगे। देखिए, इस सारी चीज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये थी कि जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो ट्रंप ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा था कि कहीं ना कहीं देखिए, ज़मीन को एक्सचेंज करके, थोड़ी बहुत ज़मीन दे दिला के इस मसले को सुलझाया जा सकता है, और जेलेंस्की के हाथ में। उसके बाद जो जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई, उसमें क्या ट्रांसपायर हुआ वो बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन जो एटीट्यूड है उसके बाद से बहुत बदला हुआ है, यूरोपियन लीडर्स का भी और जेलेंस्की का भी। जेलेंस्की ने साफ ये कहा कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, भले कुछ भी करना पड़े। उसके अलावा जो यूरोपियन लीडर्स हैं, नेटो के जो लीडर्स हैं, उनका भी ये कहना था कि हम हर तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेलमेट हो गया है, लड़ाई बातचीत जो है वो हुई तो सही, लेकिन उसका उस तरह से रिजल्ट निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और जो अग्रेसिव मोड दिख रहा है वो बता रहा है कि अब अग्रेसर बन रहा है ये यूक्रेन। अभी तक क्या हो रहा था कि यूक्रेन सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, 2-4 हमले बीच में होते थे, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो नया चीज़ दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि यूक्रेन अब अग्रेशन की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से सिग्नल ज़रूर है यूक्रेन को कि आप अटैक पे जा सी। सिग्नल ना हो, लेकिन एक तरह से ये समझिए कि पुतिन के सामने अब ट्रंप एक्सपोज हो गए हैं। ट्रंप इस तरह एक्सपोज हुए हैं कि ट्रंप जो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका अदा करें, वो अब उसमें कितने बड़े स्टेक पे ले गए। सोचिए कि व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई और यूरोप के लीडर थे, नेटो के लीडर थे, और अब ये मीटिंग जो है, जिसको कहा जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट होता है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, अब वो लग रहा है कि ज़ाया गई और जिसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। और जेलेंस्की
जेलेंस्की ने जिस तरह से हमले शुरू किए हैं पश्चिमी रूस के ऊपर, उससे अब पूरी चीज़ बिगड़ गई है। और अब देखिए जो अब आने वाला वक्त है उसमें अब हम ये देखेंगे कि रूस की तरफ से जो पश्चिमी यूक्रेन है उस पर बहुत तेज़ हमले होंगे और नेटो की जो सप्लाई लाइन है उसे काटने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस पूरे हमलों में नेटो का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि सप्लाई वहीं से आ रही है। तो नेटो की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें एक जो डेवलपमेंट और हुआ है वो ये है कि पहली बार बहुत खुल के इस लड़ाई में अपने इन्वॉल्वमेंट को साबित किया है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने। बाकायदा वीडियो रिलीज किए गए हैं उनके फौजियों के यूक्रेन में लड़ाई लड़ते हुए, प्लान करते हुए, रूसी फौजियों के साथ मीटिंग करते हुए। उसके अलावा जो फौजी यूक्रेन इस लड़ाई में रूस का साथ देते हुए नॉर्थ कोरियन फौजी मरे हैं, उनको भी पुष्पांजलि दी किम जोंग उन ने। मतलब एक तरह से दुनिया के सामने उन्होंने बता दिया कि हाँ, हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, हम रूस के साथ हैं, हम रूस की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, हमने बात की कि कैसे ट्रंप का फेस लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पुतिन जो है वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। अब पुतिन जो है, अगर किम जोंग उन जो पहले खुल के नहीं कहा था कि भाई यूक्रेन के उत्तर कोरिया के सैनिक जो है यूक्रेन में लड़ रहे हैं, अब वो खुले तौर पे कह रहे हैं या बता रहे हैं कि हमारे फौजी जो हैं वो रूस के साथ शाना बशाना खड़े थे और उनके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। अब इसमें खास बात यह है कि शुरुआत में जो है 15,000 सैनिकों की बात आई कि शुरुआत में 15,000 सैनिक जो हैं उत्तर कोरिया के वो यूक्रेन में लड़ रहे थे और उसमें 400 या 500 लोगों की मौत की बात जो है वो बताई जा रही है। अब उत्तर कोरिया से 30,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो रूस पहुंच रहे हैं। यानी सोचिए कि डबल फोर्स जो है वो यूक्रेन के फ्रंट पे आने वाली है। अब इससे कैसे टकराएंगे ज़ेलेंस्की, नेटो और साथ में ट्रंप? हाँ, तो वहाँ ताकत बढ़ती जा रही है और यहाँ जो है वो आप पीछे हटने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक चीज़ है जो मेरी समझ में नहीं आई वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ना पुतिन को प्रेशराइज कर पा रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की से अपनी बात मनवा पा रहे हैं और सारा जोर जो है वो इंडिया पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो अपने जो भारत तेल खरीदता है रूस से उसको बंद कर दे। जेडी वैंस जो हैं उन्होंने भी अभी कहा कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा स्पॉन्सर बन चुका है और इस शांति रूस और यूक्रेन के जंग में शांति न्यू दिल्ली के रास्ते से आएगी, नई दिल्ली के रास्ते से ही आ सकती है। तो कहीं ना कहीं फोकस वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूस पे से हटा के भारत की तरफ ले जाएं और ये दिखाने की कोशिश करें कि लड़ाई जो है वो इस वजह से नहीं रुक पा रही क्योंकि भारत जो है वो अपना रुख ठीक नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपना फेस सेविंग डिवाइस है। फेस सेविंग डिवाइस है। मैं कहूँगा कि ट्रंप चाहें तो चुटकी में इस पूरे युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जब व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई तब ये बात आई कि 8 लाख करोड़ के हथियार जो है अमेरिका और नेटो वो यूक्रेन को सप्लाई करेंगे और उसका बिल कौन चुकाएगा? नेटो देश। अब ये समझिए कि अगर ये हथियार यूक्रेन को पहुंचे ही नहीं तो क्या करेगा? यूक्रेन आज जो है, अगर जो ड्रोन या क्रूज मिसाइल जो फायर कर रहा है वो 40% उसका उत्पादन यूक्रेन में हो रहा है, तो बाकी का जो 60% है वो तो उसे बाहर से लानी पड़ रही है, यानी कि नेटो से या फिर दूसरे देशों से जहां से भी उसको आपूर्ति हो रही है। अब इतने ज़्यादा तादाद में हथियार अगर उसका आने को बंद हो जाएंगे तो युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा वो। तो ट्रंप चाहें तो बहुत आराम से इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है 8 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 90 बिलियन डॉलर जो करीब ये रकम है, ये रकम अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हम यूक्रेन युद्ध से कमा सकते हैं। तो ये एक तरह से यूएस का डबल फेस है। देखिए, लड़ाई रोकने की बात लगातार हो रही है, लेकिन दोनों जगहों पर लड़ाई का जो चीफ स्पॉन्सर है, आप भले इजराइल हमास जंग की बात करें या रूस यूक्रेन जंग की बात करें, जो मेन स्पॉन्सर नज़र आ रहा है वो अमेरिका ही है। हथियार इजराइल को भी लगातार मिल रहे हैं, हथियार यूक्रेन को भी लगातार मिल रहे हैं और ये दोनों जगह हथियार अगर अमेरिका सप्लाई करना बंद कर दे तो लड़ाई बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खिंच सकती। अब गाज़ा के जो हालात हैं वहाँ पर यूएन ने फेमीन डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पर अब भूखमरी की नौबत आ चुकी है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद
जो गाज़ा प्लान है वो लगातार जारी है। नेतन्याहू ने लड़ाई रोकने से साफ मना कर दिया है। गाज़ा शहर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी हो गई है। इजरायली टैंक जो है वो बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन ये सारे हथियार, ये सारी जो रसद है वो अमेरिका ही सप्लाई कर रहा है इजराइल को। तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इजराइल को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। जंग बदस्तूर चल रही है और उस पर टिप्पणी यह है कि हम जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम जंग को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं और कोशिश जो है वो आपके सामने है।